का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर और 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने 95 सीटें जीती हैं। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सबीना टाइम्स। दोस्तों, राजनीति जब करवट लेती है तो अतीत के पन्नों को खोल ही देती है। अतीत के पन्नों के आश्रय वर्तमान को परखने का तरीका भी राजनीति सिखा देती है। देखा जा सकता है देश में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। देश में एक उदारवादी तानाशाह की आवश्यकता है। 1967 में ये शब्द बाला साहब ठाकरे के थे। उनका कहना था कि इस देश में एक उदारवादी शासक होना चाहिए। बाला साहब ने जब 1967 में मुंबई की नगर पालिका में प्रवेश किया था, उस समय ये शब्द उन्होंने बोले थे। और दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को की राजनीतिक विषाद को आप समझ भी लीजिए और सुन भी लीजिए। बाला साहब ने जब 1967 में मुंबई में दखल दिया म्युनिसिपल में, तो कहा था इस देश को एक परोपकारी तानाशाह की आवश्यकता है। ठाकरे कहते हैं जहां तानाशाह होता है वहां तरक्की होती है, और लोग अगर मुझे तानाशाह कहते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर क्षेत्र में मराठी को देखना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मैं चाहता हूं कि हर उस क्षेत्र में एक मराठी हो जहां और लोगों का वर्चस्व कायम है। बाला साहब यही नहीं रुकते थे। उन्हें भैया जी पसंद नहीं थे, उन्हें लुंगी वाले लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने मार्मिक कार्टूनों के जरिए, वो एक कार्टूनिस्ट भी थे, उन्होंने अपने मार्मिक कार्टूनों के जरिए मुंबई की जो रेखा खींची 1967 में, और आज उस रेखा पर यानी करीब करीब 50-60 साल बाद उस रेखा पर क्या देश की राजनीति चल रही है? क्या 2026 आते आते उस रेखा में कहीं ना कहीं एक बदलाव आ गया है? और बदलाव क्यों आया है ये भी मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नवकाल एक पत्रिका थी, उसमें प्रभाकर लिखते हैं कि बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं हिटलर हूं। इस देश को इतने शासकों की कोई आवश्यकता नहीं है, एक शासक बहुत है। भारत को हिटलर की आवश्यकता है। भारत में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? यहां हमें हिटलर चाहिए। यह किस्सा 60 साल पुराना है। 1967 में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ठाकरे परिवार का वर्चस्व था, और वो 2026 के चुनाव तक कायम रहा। 2026 में चुनाव जब पलटा तो उसके बाद ठाकरे की बातों को आज क्यों याद किया जा रहा है? क्या
ठाकरे आज भी प्रासंगिक हैं? क्या ठाकरे ने जो बोला था वो बातें आज भी कायम हैं? विधानसभा चुनाव और अब बीएमसी चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष को एक मैसेज तो साफ मिल ही गया है कि अब इस देश में छत्रपों का राज खत्म हो गया है, या यूं कहें कि सब छत्रपों को एक तरह से समेट दिया गया है। यह कहानी इतनी भर नहीं है जितनी समझी जा रही है। यह कहानी है जून 2024 की। नरेंद्र मोदी हर चुनावी सभा में 400 पार का नारा दे रहे थे, आपने भी सुना होगा। लेकिन 400 पार की बजाय जब 4 जून को परिणाम आया तो बीजेपी 240 पर अटक गई। और उस काली रात में, उसी रात में एक फैसला हुआ कि अब कोई भी चुनाव नहीं हारना है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। अब नहीं हारना है और ना ही किसी भी तरह से 240 सांसद होते हुए भी सत्ता को नहीं गंवाना है। सत्ता गंवाने का डर अकेले नरेंद्र मोदी को नहीं था, सत्ता गंवाने का डर अमित शाह को भी था, सत्ता गंवाने का डर अजीत डोभाल को भी था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, और जेपी नड्डा को भी था। अब आप ये देखिए, अगर इंडिया गठबंधन वाले, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, अगर इंडिया गठबंधन वाले इन्हीं के एनडीए के कुछ लोगों को यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लालच देकर प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का भी लालच देते हैं तो उन्हें नहीं बहकने देना है। एनडीए के किसी भी साथी को एनडीए से बाहर नहीं जाने देना है। और आज की परिस्थिति, ये तब की परिस्थिति थी, तो 4 जून की परिस्थिति, वो काली रात, जिस रात को इन 4 लोगों की मीटिंग हुई कि अब कुछ भी हो, कोई भी चुनाव अब हारना नहीं है, ये तब की परिस्थिति। आज की परिस्थिति में चलिए तो एनडीए इस समय एक मजबूत स्थिति में है। कोई भी साथी इधर उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर उन परिस्थितियों को भी याद करें तो एनडीए 293 सांसदों के साथ खड़ा हुआ था और इंडिया गठबंधन 234 सांसदों के साथ खड़ा हुआ था और वोट का अंतर था करीब 1.5 करोड़ का। जब बात इस वक्त की चली है और इंडिया गठबंधन वाले अगर लालच भी देंगे चंद्रबाबू नायडू को या नीतीश कुमार को तो बहकना नहीं है उनको। यह भी तय कर लिया गया उस 4 जून की काली रात को। और उस अंधेरी रात में यह भी तय हुआ कि अब देश को अपने तरीके से हाँकना है। देश में विरोध हो, सड़क पर ना हो, देश में विरोध हो परंतु मीडिया उस खबर को ना दिखाए। सारी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लेकर, और अगर आप चुनाव दर चुनाव जीतते चले जाते हैं तो फिर आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम संस्थान आपके हाथ में है, तमाम मीडिया आपके हाथ में है। सवाल आखिर आपसे पूछेगा कौन और क्यों पूछेगा? जनता भी सवाल, जनता से भी अगर विपक्ष सवाल करता है तो जनता भी कहती है अगर वो जीत गए तो क्या हुआ और तुम हार गए तो क्या हुआ? तुम कौन सा विजन लेकर आ रहे थे जो वो नहीं लेकर आ रहे हैं? वो 5 किलो राशन लेकर आ रहे हैं। आप 100 साल पहले का भारत और आज के भारत में आर्थिक रूप से अगर आंकड़े जुटाने पर आएंगे तो आज के भारत में और 100 साल पहले के भारत में कोई अंतर नहीं है। आरबीआई का गवर्नर कहता है
कि डॉलर बेशक बढ़ रहा हो, लेकिन आप डॉलर पर मत जाइए, हमारी जीडीपी पर मत जाइए। यानी देश के हालात, आर्थिक हालात कैसे हैं किसी से नहीं छुपे, परंतु कोई कहेगा नहीं। अगर आप इन हालातों को जानते हैं तो एक बार फिर से आप 1967 पर चलिए और याद कीजिए, बाला साहब ने कहा था कि मत पेटियों में बंद लोकतंत्र को मैं लोकतंत्र नहीं मानता। उन्होंने कहा था कि जब मैं लोकतंत्र को तब जनतंत्र मानूंगा जब एक एक जनतांत्रिक व्यवस्था अपना काम ठीक से करेगी और मत पेटियों में जो बंद बैलेट है वो अगर सही परिणाम नहीं निकालते हैं तो मैं इसे लोकतंत्र नहीं मानूंगा। हमारे देश में जनतंत्र की जड़ें बहुत कमजोर हैं, ऐसा बाला साहब का कहना था। और जब तक ये जड़ें अपनी जमीन नहीं बना लेती तब तक ये लोकतंत्र कमजोर रहेगा और उसी लोकतंत्र का, उन्हीं जड़ों का, कमजोर जड़ों का फायदा कहीं ना कहीं आज 2024 के बाद की सरकार उठाने पर आमदा है। बाला साहब ने यह भी कहा था कि जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक मैं अपने आप को तानाशाह ही समझूंगा, क्योंकि इस देश को एक उदारवादी तानाशाह की आवश्यकता है और मेरी पार्टी उसी ओर काम कर रही है। मैं अपनी पार्टी के काम से बहुत खुश हूं, लेकिन 1967 का दौर था, लेकिन आज का दौर देखिए। उस 4 जून 2024 की रात के बाद जहां महाराष्ट्र में 39 सीटों में से 30 सीट इंडिया गठबंधन जीत जाता है, वहीं विधानसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। जहां हरियाणा में 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता है और 5 ही बीजेपी को मिलती हैं, वहां 5 महीने बाद बीजेपी को बम्पर सीट मिलती है। और अभी कुछ समय पहले बिहार में भी आपने देखा, बिहार में भी इंडिया गठबंधन का लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन था, परंतु जब विधानसभा का चुनाव आया तो विपक्ष सूखे पत्ते की तरह उड़कर रह गए। ये असर उसी मीटिंग का था। और आप इन बातों के सहारे बाला साहब ठाकरे की बातों को भी याद करते रहिएगा। जो मैं बोल रहा हूं उनका आधार कहीं ना कहीं बाला साहब की वो बातें भी हैं। जब हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीत लिया तो फिर ये बीएमसी चुनाव क्या होता है? ये चुनाव तो हर हाल में जीतना ही था, इसमें हारने का प्रश्न ही नहीं था बीजेपी का कि बीजेपी हार जाए। बीजेपी अगर हार जाती तो संदेश खराब हो जाता, और अब संदेश साफ है कि अब चुनाव नहीं हारना है। छत्रपों की राजनीति धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। बिहार से छत्रपों को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र से छत्रपों को खत्म कर दिया, हरियाणा में तो कोई क्या डायरेक्ट मुकाबला था कांग्रेस बीजेपी का। उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कौन सी गोटी बैठाएंगे, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अप्रैल मई तक पता चल जाएगा कि वो कहां है। वो गद्दी पर आएंगी या उनका हाल भी महाराष्ट्र जैसा ही हो जाएगा, जैसा शरद पवार का उद्धव ठाकरे का हुआ है। दोनों भाई बेशक बीएमसी में साथ आ गए, परंतु हश्र उनका भी वही हुआ जो बीजेपी ने तय कर रखा था। अगर आप हर रिजल्ट को जीतते चले जा रहे हैं, हर चुनाव को आप जीतते चले जा रहे हैं, तो फिर आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है।
लेकिन आप इन सब के बीच इस देश की समस्याओं को भी जान लीजिए। इस देश की चिकित्सा व्यवस्था किस मुहाने पर खड़ी हुई है। लचर होती हुई सरकारी तंत्र की चिकित्सा व्यवस्था और उसमें प्राइवेट का दखल। प्राइवेट का इलाज बहुत महंगा है, आप उस तरफ मत जाइए, परंतु आप मर भी तो सकते हैं अगर आपको सरकारी में इलाज नहीं मिल रहा है तो। शिक्षा में, शिक्षा का स्तर क्या हो गया है। शिक्षा, जहां शिक्षित स्कूल चलते हैं वहां हिंदू मुसलमान के नारों की गूंज आपको खूब सुनाई देती होगी और आप सुनते भी होंगे। शिक्षा, इस समय शिक्षा का जो असर है वो ये है कि बच्चे तलवार और लाठियां जैसे गिफ्ट लेने के लिए तैयार खड़े हुए। ऐसे में जब कल चुनाव का परिणाम आया बीएमसी का, तो उसके बाद संजय राउत का और फडणवीस का एक वीडियो आया, आप ये वीडियो देखिए। तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। अमित, खूप अभिनंदन, खूप डायरेक्ट चांगलं झालं। आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यात, म्हणजे लेटेस्ट होप यस 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 यस। इस देश में मध्यम वर्ग की स्थिति एक त्रासदी के समान हो गई है। अगर उसे नौकरी करनी है तो नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर उसे बिजनेस करना है तो उसको राजनीतिक रिश्वत देनी पड़ेगी। राजनीतिक रिश्वत उसको एक जगह नहीं देनी पड़ेगी, उसको कई जगहों पर देनी पड़ेगी, तब वो व्यापार कर पाएगा। नहीं तो मध्यम वर्ग इसी तरह पिसता चला जाएगा, और जब एक पार्टी जीतती चली जाएगी और उसे पता है कि वो हारेगी नहीं, तो फिर कोई भी वर्ग हो, किसी वर्ग को अब कोई सहायता नहीं मिलेगी। दिखावे की चीजें चलती रहेंगी। चुनाव आप नहीं जिता रहे, चुनाव वो अपने बलबूते पर जीत रहे हैं। ये भी पार्टी, ये भी बीजेपी कई बार साबित कर चुकी है। अब यहां जाते जाते एक सवाल बनता है, अगर मध्यम वर्ग इसी तरह पिसता रहा, उसके लिए ना नौकरी है ना बिजनेस है, तो आखिर इस देश के में जो 100 साल पहले के हालात थे, 5 किलो राशन वाले और 81 करोड़ लोगों को भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ता है और सरकारी भीख पर काम चलाना पड़ता है, तो क्या मध्यम वर्ग अब उस भीख की लाइन में खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है? क्या देश की राजनीति ने यह तय कर लिया है कि अब कहीं किसी भी चुनाव में हारना नहीं है और किसी भी रूप में किसी भी छत्रप को पनपने नहीं देना है? सोच कर देखिए, 2024 की 4 जून की वो रात और आज के दिन क्या फर्क आया भारत की राजनीति में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।